हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, कोई 4.6 बिलियन साल पहले। तब ना सन था, ना अर्थ, ना ही कोई प्लैनेट्स जिन्हें हम आज जानते हैं। इसकी जगह स्पेस में एक बहुत बड़ा क्लाउड तैर रहा था। ये क्लाउड ठंडा और डार्क था, गैस और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे, सबसे हल्के एलिमेंट्स। ये जायंट क्लाउड, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, इसमें हमारे फ्यूचर सोलर सिस्टम के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। बस एक स्पेशल मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, अपनी कॉस्मिक नींद से जागने के लिए। एक दिन किसी चीज ने इस पीसफुल क्लाउड को डिस्टर्ब कर दिया। शायद ये किसी पास के तारे के फटने, एक सुपरनोवा का शॉकवेव था जो नेबुला में घुस गया। इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाउड के कुछ हिस्से अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगे। धीरे धीरे मैटर के क्लम्प्स एक साथ जुड़ने लगे और गैस और डस्ट को अंदर की तरफ खींचने लगे। वो विशाल क्लाउड सिकुड़ने लगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कई मिलियन साल लगने वाले थे। और ये एक शानदार क्रिएशन के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। हमारे सोलर सिस्टम का सफर बस शुरू ही हुआ था, एक फैले हुए क्लाउड से एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट ऑफ एक्टिविटी तक। जैसे जैसे क्लाउड कोलैप्स हुआ, वो स्पिन करने लगा। सोचो जैसे कोई आइस स्केटर तेजी से स्पिन करने के लिए अपने हाथ अंदर खींचता है। नेबुला ने भी कुछ ऐसा ही किया। जितना वो सिकुड़ता गया, उतनी ही तेजी से वो रोटेट करने लगा। इस स्पिनिंग मोशन की वजह से क्लाउड चपट्टा हो गया और गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ डिस्क बन गया। इस स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ज्यादातर मटेरियल 99% से भी ज्यादा इस स्पिनिंग डिस्क के सेंटर की तरफ जमा हो गया। इस डिस्क का बिल्कुल सेंटर बहुत ज्यादा डेंस और हॉट हो गया। प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ बहुत ही अमेजिंग हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होने लगे, हीलियम बनाते हुए और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हुए। ये हमारे सन का जन्म था, एक यंग चमकता हुआ स्टार। वो एकदम से जल उठा, अपने आसपास के डस्ट और गैस के डिस्क को रोशन करते हुए। सन अब एक नए सोलर सिस्टम का एंकर था, उन प्लैनेट्स को नर्चर करने के लिए तैयार जो जल्द ही बनने वाले थे। उस विशाल घूमते हुए गैस और डस्ट के डिस्क में जो यंग सन के चारों ओर था, क्रिएशन का अगला चैप्टर शुरू हुआ। धूल के छोटे छोटे कण रेत के दानों से भी छोटे एक दूसरे से टकराने लगे। पहले तो हल्के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जैसे स्टैटिक क्लिंग होता है ना, उनकी वजह से वो आपस में चिपकने लगे। धूल के ये छोटे छोटे कलेक्शन धीरे धीरे बड़े होते गए और थोड़े बड़े पार्टिकल्स बनने लगे। ये एक धीमा और पेशेंस वाला प्रोसेस था, जैसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के इतने बड़े फैलाव में छोटे छोटे कॉस्मिक धूल के गोले जमा हो रहे हों। ये फ्यूचर वर्ल्ड्स के सबसे पहले छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। जैसे जैसे धूल के ये क्लम्प्स बड़े होते गए, उनकी अपनी ग्रेविटी का रोल और इम्पोर्टेंट होता गया। वो और ज्यादा पार्टिकल्स और दूसरे क्लम्प्स को अट्रैक्ट करने लगे। समय के साथ ये कलेक्शंस और बड़े ज्यादा सॉलिड बॉडीज में बदल गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। इनमें से कुछ प्लैनेटेसिमल्स तो बस कुछ मीटर्स चौड़े थे, जबकि कुछ कई किलोमीटर्स चौड़े हो गए। डिस्क अब इन छोटे पथरीले बॉडीज से भरा हुआ था, जो सब यंग सन के चक्कर लगा रहे थे। ये एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा था, प्लैनेट्स के लिए रॉ मटेरियल से भरा हुआ। प्लैनेटेसिमल से प्लैनेट बनने का सफर काफी ड्रामेटिक था, जिसमें अनगिनत कोलिजन्स हुए। प्लैनेटेसिमल्स लगातार एक दूसरे से टकराते रहते थे। कभी कभी ये कोलिजन्स डिस्ट्रक्टिव होते थे, टकराने वाली बॉडीज चकनाचूर हो जाती थी। लेकिन अक्सर, खासकर जब कोलिजन्स बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होते थे, तो प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़ जाते थे और भी बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाते हुए। उनका बढ़ता हुआ मैस मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, जिससे वो अपने रास्ते से और ज्यादा डस्ट और छोटे प्लैनेटेसिमल्स को साफ कर पाते थे। इन बढ़ते हुए बॉडीज को प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। बेसिकली बेबी प्लैनेट्स जो अपने बनने के स्टेजेस से गुजर रहे थे। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर का एनवायरनमेंट सन से दूरी के हिसाब से अलग अलग था। डिस्क के ज्यादा गर्म अंदरूनी हिस्सों में यंग सन के पास सिर्फ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले मटेरियल्स जैसे रॉक और मेटल ही कंडेंस होकर सॉलिड बन सकते थे। इसीलिए अंदर के प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स रॉकी हैं, और बाहर फ्रॉस्ट लाइन के पार ठंडे इलाकों में वाटर आइस, मेथेन और अमोनिया जैसे वॉलेटाइल कंपाउंड्स भी जम सकते थे और जमा हो सकते थे, जिससे जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून जैसे गैस और आइस जायंट्स बने। हमारा सोलर सिस्टम धीरे धीरे अपना जाना पहचाना शेप ले रहा था। जब अर्थ पहली बार बनी थी, तो वो आज की नीली हरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो एक बहुत ही गर्म और हॉस्टाइल जगह थी, पिघले हुए रॉक और मेटल का गोला। ये भयानक गर्मी कई सोर्सेस से आ रही थी।
पहला, उसके बनने के दौरान बचे हुए प्लैनेटेसिमल्स और एस्ट्रॉइड्स की लगातार बमबारी से इंपैक्ट पर जबरदस्त एनर्जी पैदा हो रही थी। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से मटेरियल के दबने से भी गर्मी पैदा हो रही थी। तीसरा, यंग अर्थ के अंदर फंसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके हो रहे थे, जिससे अंदर से और भी गर्मी निकल रही थी। इस पिघली हुई हालत की वजह से डिफरेंशिएशन नाम का एक बहुत जरूरी प्रोसेस हो पाया। तो जो जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर, हल्का ऑयल ऊपर तैरता है, वैसे ही पिघली हुई अर्थ में भारी मटेरियल्स सेंटर की तरफ डूब गए, जबकि हल्के मटेरियल्स सरफेस की तरफ ऊपर आ गए। आयरन और निकल जैसे डेंस एलिमेंट्स अंदर की तरफ चले गए और अर्थ का कोर बनाया। हल्के सिलिकेट मिनरल्स ऊपर तैर कर आए और आखिर में ठंडे होकर अर्थ का मैंटल और उसकी शुरुआती क्रस्ट बनाई। मटेरियल्स की इस बड़ी सॉर्टिंग ने हमारे प्लैनेट के इंटरनल स्ट्रक्चर को शेप दिया। इस कैओटिक शुरुआती दौर में माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, हमारे मून का बनना। लीडिंग थ्योरी ये बताती है कि मार्स के साइज का एक प्रोटोप्लैनेट, जिसे कभी कभी थिया कहते हैं, यंग अर्थ से एक कैटाक्लिज्मिक इंपैक्ट में टकराया था। ये जायंट इंपैक्ट बहुत ही वायलेंट रहा होगा, जिसने अर्थ की ज्यादातर सरफेस को पिघला दिया और बहुत सारा रॉक और डेब्री हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में उड़ा दिया। समय के साथ ये ऑर्बिटिंग डेब्री अपनी ग्रेविटी के नीचे जमा हो गया और आखिर में मून बन गया, हमारा हमेशा का आसमानी साथी। धीरे धीरे लाखों सालों में अर्थ ठंडी होने लगी। स्पेस से होने वाली लगातार बमबारी कम हो गई। सरफेस आज के हिसाब से तो अब भी बहुत गर्म थी, पर सॉलिड होने लगी और एक प्रिमिटिव पतली क्रस्ट बनने लगी। ये क्रस्ट शायद अनस्टेबल थी, वोल्केनिक एक्टिविटी और मीटियोराइट इंपैक्ट से लगातार टूटती और बनती रहती थी। वोल्केनोज बहुत एक्टिव थे, लावा उगल रहे थे और अर्थ के अंदर से गैसेस निकाल रहे थे। हमारा प्लैनेट धीरे धीरे एक दहकती हुई आग से एक ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर्ड दुनिया में बदल रहा था, फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए रास्ता बना रहा था। जैसे जैसे अर्थ की क्रस्ट सॉलिड हुई, वोल्केनोज बहुत एक्टिव बने रहे। उन्होंने हमारे प्लैनेट का पहला एटमॉस्फेयर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन वोल्केनोज ने कई तरह की गैसेस छोड़ी जो अर्थ के बनने के दौरान उसके अंदर फंसी हुई थी। इस प्रोसेस को आउटगैसिंग कहते हैं, जिसने वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन जैसी गैसेस को बाहर निकाला। लेकिन ये शुरुआती एटमॉस्फेयर आज की हवा से बहुत अलग था, जिसे हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी बात, इसमें फ्री ऑक्सीजन लगभग बिल्कुल नहीं था, वो गैस जो एनिमल लाइफ के लिए जरूरी है, जैसा हम जानते हैं। वोल्केनोज से शुरुआती एटमॉस्फेयर में छोड़ी गई भारी मात्रा में वाटर वेपर अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन के अगले स्टेज के लिए की थी। जैसे जैसे प्लैनेट ठंडा होता गया, एक पॉइंट आया जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना गिर गया कि ये वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड वाटर बन गया। इससे बारिश का एक ऐसा दौर आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लगातार बारिश होती रही, शायद हजारों या लाखों सालों तक। इस जबरदस्त बाढ़ ने अर्थ की यंग क्रस्ट के गड्ढों और निचले हिस्सों को भर दिया, जिससे पहले ओशंस बने, विशाल और प्रिमोर्डियल। ये यंग ओशंस जियोथर्मल हीट से गर्म और सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि तब कोई प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर नहीं थी, की बमबारी से एक रिच केमिकल सूप बन गए। चट्टानों से घुले हुए मिनरल्स वोल्केनिक गैसेस के केमिकल्स के साथ मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो घुले हुए कंपाउंड से लबालब भरा था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस प्राइमोर्डियल सूप में शायद ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास या उथले तालाबों में लाइफ के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री शुरू हो सकती थी। एनर्जी फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स या सोलर रेडिएशन ने इन शुरुआती रिएक्शंस को पावर दिया होगा और फिर पानी के इस पालने में लाइफ का चमत्कार हुआ। लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल पहले सिंपल लाइफ फॉर्म्स उभरे। ये शायद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, आज के बैक्टीरिया या आर्केया जैसे। वे बहुत बेसिक थे, लेकिन वे जिंदा थे। गैप 2s इसने अर्थ पर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की शुरुआत की। इन शुरुआती माइक्रोब्स ने धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर दिया।